गुड मॉर्निंग बच्चों। इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है एटम्स का। और बच्चों ये मेरा इसका छठा और आखिरी वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में। इसमें डिफरेंट सीरीज होती है उसके बारे में। बच्चों इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, तभी ये वीडियो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे कोई चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री के पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो मैं पीछे जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। और ये एक ऐसा टॉपिक है बोर्स एटॉमिक मॉडल का जिसमें आप सब बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और बच्चों इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा स्पेक्ट्रम क्या होता है। यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों थोड़े दिन पहले हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और बच्चों उसमें हर तरीके की वेव पढ़ी थी। और उसमें मैंने जो आपको बताया था उसी सीक्वेंस में हम जो है सारी वेव्स का यहाँ पे नाम लिखते हैं। तो बच्चों मैंने आपसे कहा था आप इस तरह लिखिएगा, आई एम राइड इन एक्स यू वी, इस तरीके से कहा था। और फिर कहा था कि सबसे ऊपर होता है गॉड, गॉड को ऊपर रख दीजिए। बच्चों यहां पे क्या था, यहां पर बच्चों ये हमारा था गामा रेज, जी फॉर गामा रेज। ठीक है, ये बच्चों था हमारा एक्स रे, ये बच्चों था हमारा अल्ट्रा वायलेट रे, ये बच्चों था हमारा विजिबल रेंज। ठीक है, विजिबल रेंज। और बच्चों ये था हमारा इंफ्रा रेड रेज। ठीक है, ये बच्चों था हमारा माइक्रोवेव, ये बच्चों था हमारा रेडियो वेव। ठीक है बच्चों, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम था। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ कि सारी वेव्स एक साथ हमारी मिलती हैं, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम का दूसरा मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ वेव्स। ऐसे आप समझ लीजिए, या समझ लीजिए फैमिली ऑफ वेव्स। फैमिली ऑफ वेव्स, अगर हमारी सारी वेव्स एक साथ हमको दिखे एक साथ तो हम उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ वेव्स। ठीक है बच्चों, ये हमारा था। अब बच्चों ये वेव है तो इसकी एक वेवलेंथ भी थी और एक फ्रीक्वेंसी भी थी। क्या थी, कितनी थी, क्या रेंज था, ये मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले वीडियोस में बता चुका हूं। चलिए बच्चों ये तो हमने सबसे पहले देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इस चैप्टर के बाद एक दूसरा चैप्टर आया था जिसका नाम था रे ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स। और बच्चों उसमें एक टॉपिक हमने पढ़ा था प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म कुछ ऐसा होता था। ठीक है बच्चों, देखिए इस तरीके से। और बच्चों क्या था प्रिज्म में क्या था कि ये हमारा जो है इस तरीके से एक था, इसके ऊपर नॉर्मल और विजिबल रेंज की लाइट बच्चों यहां पर इस तरीके से पड़ती थी, व्हाइट लाइट। ठीक है, व्हाइट लाइट जब इसके ऊपर पड़ती थी तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूट थे उसमें ये ब्रेक हो जाता था इस तरीके से। ठीक है, और बच्चों जब हम इसको यहां पर स्क्रीन पे इस तरीके से लेते थे तो क्या होता था, यहां पर हमको जो है पूरा रेंज मिलता था, वॉयलेट से लेकर के रेड तक, बीच में और था। और बच्चों यहां पे हमको मिलता था विब ग्योर। ठीक है, यहां पर इसकी जो वेवलेंथ थी वो थी हमारी 4000 एंगस्ट्रॉम और रेड की थी हमारी 7000 एंगस्ट्रॉम। इस तरीके से बच्चों हमारे पास रेंज थी जो हमें मिलती थी। ये भी बच्चों स्पेक्ट्रम था, ये हमारा विजिबल रेंज का स्पेक्ट्रम था। विजिबल रेंज वो जो कि हमको दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, यहां पर ये बात इतनी सी आप समझ लीजिए। बच्चों ऐसा ही स्पेक्ट्रम
हमको मिलता है हाइड्रोजन एटम से या हाइड्रोजन लाइक एटम से, या बच्चों हम कहें किसी भी एटम से। ठीक है, हम बच्चों पढ़ रहे हैं बोर एटॉमिक मॉडल, और बच्चों इसमें जो स्पेक्ट्रम का डिटेल है जो कि बोर साहब के पोस्टुलेट से आया था, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में ही वो डिस्क्राइब कर पाए, किसी दूसरे एटम के बारे में डिस्क्रिप्शन स्पेक्ट्रम का वो नहीं दे पाए। इसलिए बच्चों यहां पर हम सिर्फ बात करेंगे हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में। लेकिन बच्चों हर एक एटम का स्पेक्ट्रम होता है और अलग अलग होता है, किसी दो एटम का स्पेक्ट्रम मैच नहीं करता है। ठीक बच्चों, अब देखिए बात बताता हूं कि इस स्पेक्ट्रम में और जो एटम से हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है उसमें क्या अंतर होता है। बच्चों देखिए, जैसे कि हमारा ये स्पेक्ट्रम मिला, तो बच्चों सबसे पहले आया वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। बच्चों 4000 से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम तक की इसकी रेंज होती है। तो 4000 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट करके 7000 एंगस्ट्रॉम तक बीच में जो भी वैल्यू आएगी, हर एक वैल्यू का हमें वेवलेंथ इनके बीच में मिल जाएगा। इनके बीच में आप कोई भी वेवलेंथ ढूंढेंगे वो वेवलेंथ हमें मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा ही यहां पे होगा कि रेडियो वेव से लेकर के गामा रेज तक आप कोई भी वेवलेंथ ढूंढेंगे तो वो बच्चों आपको मिल जाएगी। और बच्चों ऐसा कभी नहीं होगा कि इसके बीच की कोई भी वेवलेंथ इस स्पेक्ट्रम में आपकी मिसिंग हो। और बच्चों इस तरीके से बच्चों जो इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इसको नोट कर लीजिए। बच्चों इस स्पेक्ट्रम में और एटम से मिलने वाले स्पेक्ट्रम में एक अंतर होता है कि एटम से मिलने वाला स्पेक्ट्रम जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, वो होता है बच्चों हमारा डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। कैसा होता है? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। इस तरीके से बच्चों हमको यहां पर मिलता है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आपसे बताते हैं कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होता है जिसमें हमारी कोई भी वेवलेंथ जो हम सोच सकते हैं और जो हमको चाहिए वो हमको मिल जाएगी। डिस्क्रीट में ऐसा नहीं होता है। चलिए हम वहां पर आकर के आपसे बात करते हैं, फिर बच्चों बात करेंगे इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। ठीक है, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। तो बच्चों देखिए क्या हुआ। ठीक है, देखिए क्या हुआ, हम बात करते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ठीक बच्चों, तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले आ लिखिए डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब बच्चों सपोज करिए हमारे पास ये कोई एटम है इस तरीके से, और बच्चों यहां से हमको कुछ वेवलेंथ मिल रही है। इस एटम से हमारी वेवलेंथ कुछ निकल रही है। क्यों निकल रही है, कैसे निकलती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों पहले समझिए कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो एटम से कुछ वेवलेंथ हमारी निकली इस तरीके से, सपोज करिए कुछ हमको वेव यहां पे इस तरीके से मिली, अलग अलग तरीके की। ठीक है, तो बच्चों हर एक का एनालिसिस किया गया, तो बच्चों एक चीज ये पाई गई कि जैसे पहले हमको सपोज करिए एग्जाम्पल के लिए है कि 100 एंगस्ट्रॉम की एक वेवलेंथ मिली। फिर उसके बाद दूसरी की एनालिसिस की गई, तो बच्चों आई वो 300 एंगस्ट्रॉम की। फिर बच्चों और देखा गया, तो देखा गया कि वो 370 एंगस्ट्रॉम की है। फिर देखा गया बच्चों, तो ऐसे कुछ आया 413 एंगस्ट्रॉम की है। और बच्चों क्या हुआ कि यहां से यहां तक बीच में जो गैप था, इसके बीच का कोई भी वेवलेंथ हमको नहीं मिला। कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ हमको मिल रहे थे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ मिल रहे थे, यहां से यहां तक कॉन्टिन्यूअस हमारा वेवलेंथ नहीं मिल रहा था। और पहले जो मैंने आपको दो दिखाया उसमें हमको कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल रहा था। इस वजह से जो है एटम से निकलने वाले स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की हमको जो है वेव देती है। यहां देख लीजिए, सिंस स्पेक्ट्रम ऑफ एटम gives us
gives us wave of some specific wavelength, so it is called discrete spectrum. ठीक है, इसलिए इसको हम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कहते हैं. चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम की. ठीक है बच्चों, और यही बच्चों यहां इंपॉर्टेंट है, और यहां से बच्चों हम पढ़ेंगे कि ये स्पेक्ट्रम जो है हमको आखिर मिलता क्यों है और कैसे मिलता है. दोनों चीज पढ़ेंगे, क्यों मिलता है और कैसे मिलता है. तो सबसे पहले बच्चों हम यहां पर बात करते हैं, क्या बात करते हैं, सपोज करिए इमिशन स्पेक्ट्रम, एंड जो है उसके बाद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से दो तरीके के स्पेक्ट्रम हमारे मिलते हैं किसी भी एटम से. ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है यहां पर, दोनों को बताऊंगा. सपोज करिए ये हमारे पास एटम है इस तरीके से. ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से एटम है, और बच्चों ये अपनी एक किसी स्टेट में है. चलिए हम आपसे यहां पर पूरे फुल डिटेल में बात करते हैं. क्या हुआ बच्चों, देखिए क्या हुआ कि ये हमारे पास, ये देखिए एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिव, और बच्चों ये हो गया उसका ऑर्बिट. इस तरीके से देखिए ऑर्बिट. ठीक है, और बच्चों इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहां पे ऐसे रिवॉल्व कर रहा था, ऐसे 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 ऐसे. ठीक है, अब बच्चों क्या हुआ कि हमने जो है इस एटम को कहीं से एनर्जी दी और इसने एनर्जी ले ली. ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ, जब ये एनर्जी लेता है तो अपना ये वाला ऑर्बिट छोड़ करके दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है. ये इसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का. तो बच्चों क्या हुआ, ये वाला ऑर्बिट खत्म हो गया और इलेक्ट्रॉन पहुंच गया यहां पर. ठीक है, यहां पर पहुंच गया. क्या हुआ कि यहां से यहां तक ऐसे कर गया जंप. ये क्यों जंप किया, क्योंकि बच्चों इसने जो है कुछ जो है यहां पर एनर्जी ले ली थी. एनर्जी ली थी इसने एच न्यू के फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में इसने एनर्जी ली थी, और ये ऊपर पहुंच गया, और ये वाला ऑर्बिट उसी टाइम खत्म हो गया. तो इसको हम खत्म करने की बजाय इसको हम डॉटेड लाइन से ऐसे बना देते हैं कि ये वाला जो है अब जो है ऑर्बिट खत्म हो गया, एनर्जी जो है पहुंच गई हायर लेवल पे, और ये बच्चों हमारा इस तरीके से आ गया. अंदर वाले को हम सपोज करते हैं n=1. जब ये जंप करके गया तो n=2 में पहुंच गया. ठीक है बच्चों, तो ये ऊपर क्यों पहुंचा, ठीक है, क्यों पहुंचा, क्योंकि इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी. ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो ये ऊपर पहुंच गया. ठीक है, पहुंच गया. अब बच्चों इसको हम और एनर्जी दे तो इसके बाद ये n=3 में पहुंच जाएगा. और एनर्जी दे तो ये बच्चों n=4 में पहुंच जाएगा. और दे तो n=5 में पहुंच जाएगा. और बहुत ज्यादा देंगे तो बच्चों n=∞ में पहुंच जाएगा. मतलब क्या हुआ कि इस न्यूक्लियस से जिसका अट्रैक्शन फोर्स था, जिसे बंधा हुआ था, वो खत्म हो जाएगा, ये निकल जाएगा. और हर स्टेज पे बच्चों ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा हर एक स्टेज पे. तो बच्चों होता क्या है कि जब ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो इसकी जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, वेवलेंथ होती है, उसको यदि हम नोट करते हैं तो वो कुछ स्पेसिफिक आती है. ठीक है, स्पेसिफिक वेवलेंथ हमको मिलती है. फॉर एग्जाम्पल पहले उसने 100 एंगस्ट्रॉम लिया, सेकंड स्टेज के लिए उसने 200 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ ली, फिर ऐसे ली 300 की. ऐसा देखिए वो लेता जा रहा है. हम ये एग्जांपल दे रहे हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. मतलब क्या हुआ कि कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ इसने ली. जब हम उसको एक साथ रखते हैं तो बच्चों यहां से आता है कि ये एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी
और इसीलिए बच्चों इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ कि जो है नीचे से ऊपर चला गया। बच्चों जो पहला ऑर्बिट होता है जहां पर हम इसको n=1 रखते हैं, इसको कहते हैं हम बच्चों ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट। और इसके ऊपर जो भी आए n=2, 3, 4, ये बच्चों हमारा होता है एक्साइटेड स्टेट। नोट कर लीजिए, ये सब न्यूमेरिकल में आपको मिलेगा, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इसका एक और नाम है लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल। और ये वाला होता है बच्चों हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, ये बात आपको समझ में अब तक आ गई होगी कि इसलिए इसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब चलिए बच्चों हम बात करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम की। तो देखिए क्या होता है उसको यहां पर आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमने क्या किया कि एनर्जी इसको दी, इसने जो है एब्जॉर्ब कर ली। अब ये कहानी खत्म हो गई, इसको हटा दीजिए। ठीक है, इसको हमने हटा दिया। अब बच्चों एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एक खासियत होती है कि वो जो है एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। उसके अंदर एक नेचर होता है कि वो अपना ग्राउंड स्टेट में रहना पसंद करता है। और बच्चों वो 10⁻⁻8 सेकंड में जो है तुरंत ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, यानी हाइयर स्टेट से नीचे स्टेट में आएगा। हाइयर एनर्जी लेवल से नीचे वाले एनर्जी लेवल पे आएगा, लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा। तो बच्चों जब ये हाइयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो बच्चों बीच की एनर्जी जो होती है वो बच्चों यहां से इमिट हो जाती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, इमिट हो जाती है और ये बच्चों एच न्यू होती है। तो बच्चों ये हमारा क्या हुआ, n=2 से n=1 पे आया एग्जाम्पल। ये बच्चों n=3 से दो जगह आ सकता है, n=2 में आ सकता है। ठीक है, और n=1 में आ सकता है। इस तरीके से बच्चों n=4 से n=1 में आ सकता है। मतलब हाइयर एनर्जी लेवल से नीचे वाले एनर्जी लेवल पे कहीं पर भी आ सकता है। जब ये हाइयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो बच्चों ये हमको एनर्जी इमिट करता है, ये एनर्जी इमिट करता है। और बच्चों जब ये सारी एनर्जी को हम जो है एक साथ लिखते हैं तो हमारा एक स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम बनता है और यही स्पेक्ट्रम हमारा कहलाता है इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है बच्चों, इमिशन स्पेक्ट्रम, इसमें भी हमको स्पेसिफिक जो है वेवलेंथ की जो है वेव मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे 100 एंगस्ट्रॉम, फिर जो है सपोज करिए 150 एंगस्ट्रॉम, फिर 200 एंगस्ट्रॉम, फिर 400 एंगस्ट्रॉम, फिर 600 एंगस्ट्रॉम, ऐसे हमको कुछ मिलता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो ये बच्चों होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और ये स्पेक्ट्रम हमारा डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। अब बच्चों चलिए आइए देखते हैं कि ये जो होता है तो कैसे होता है, और बच्चों किस किस वेवलेंथ की वेव हमको मिलती है या हमें देनी पड़ती है। बस ये इतनी सी बात है। तो बच्चों क्या होता है, सारा खेल यहां पर किसका है, सारा खेल यहां पर एनर्जी का है कि जिस ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट में बच्चों हमारा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है। बस इतनी बात हमें पता लग जाए, हम सब कुछ स्पेक्ट्रम निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए पिछले वीडियो में मैंने जब आपको एनर्जी बताई थी, एनर्जी का En=2π²m/k(Z²e⁴ k² है ये, डिवाइडेड बाई n²h²। ये बच्चों हमारी एनर्जी का फॉर्मूला था किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो हमारा किसी n ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था।
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस फार्मूले को देख करके कोई भी बच्चा घबराएगा नहीं, बहुत ही शांति से इसको यहां पर नोट कर लेगा। इस फार्मूले का डेरिवेशन मैंने पिछले वीडियो में करवाया था, ये कहां से आया, इसका क्या मीनिंग होता है, ये बच्चों आपने यदि पिछला वीडियो ना देखा हो तो उसको देख लीजिए, आपको बात ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, यहां पर एक एक टर्म मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। m है यहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। k है बच्चों हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है हमारी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। और बच्चों हमारे पास z है हमारा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। E है हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। N है हमारा एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, या बच्चों हम कहें ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है। और H है हमारा प्लैंक कांस्टेंट, H है हमारा प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड। इस तरीके से बच्चों इस फार्मूले को डेराइव किया था। ये क्या बताता है, ये एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताता है जो किसी ऑर्बिट में घूम रही है। ये सपोज करिए ऑर्बिट n है, n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए। अब बच्चों इसी फार्मूले को हम थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिखते हैं और फिर बच्चों बात आगे बढ़ेगी। बच्चों यहां पर दो ही वेरिएबल है, n और z, दो ही वेरिएबल है, बाकी चीजें कांस्टेंट है। तो इसको थोड़ा हम इस अंदाज में लिखते हैं, n इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइडेड बाई h स्क्वायर डिवाइडेड बाई h स्क्वायर इनटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। यहां पर देख लीजिए इस तरीके से ये आ गया, ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। और बच्चों अब देखिए हमने ऊपर हेडिंग में लिखा है हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। बच्चों हम यहां पर अभी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन एटम में Z इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर वो होगा 1। अब बच्चों यदि n इक्वल टू हम 1 रखेंगे तो बच्चों हमारा E1 निकलेगा, ठीक है, E1 निकलेगा। और बच्चों यहां पर सब चीज की वैल्यू रखेंगे तो देखिए हमको क्या मिलेगा, 2 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू के की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 का स्क्वायर इंटू जो है E की वैल्यू जो आ रही हमारी, ठीक है, E की वैल्यू जो आएगी 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 की पावर 4 और नीचे बच्चों आएगा हमारा h स्क्वायर, h की वैल्यू है हमारी 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 की पावर 2। ठीक है बच्चों, और बच्चों यहां पर देखिए क्या होगा, z स्क्वायर बटे n स्क्वायर। अब बच्चों हाइड्रोजन एटम के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो z इक्वल टू 1 और पहले ऑर्बिट के लिए कर रहे हैं तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास ये जो है चीज खत्म हो जाएगी। और बच्चों इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, इसका डायरेक्ट जो वैल्यू आती है वो आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से आती है। चलिए एक काम अभी और करते हैं, इसको हम जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है, इसको हम जनरलाइज कर देते हैं। n इक्वल टू 1 अभी नहीं रख रहे हैं, इसको करते हैं n। और बच्चों ये हमारा हो गया z स्क्वायर बटे n स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, इसकी वैल्यू जो आएगी
वो कुछ इस तरीके से आएगी -13.6 इंटू Z² बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा हो गया nth ऑर्बिट के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब हम n = 1 रखेंगे इसी में और Z = 1 रखेंगे तो बच्चों हमारा आएगा E1 जो कि आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब n = हम 2 रखेंगे तो हमारा आएगा E2 और जिसकी वैल्यू आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों जब हम इसमें रखेंगे n = 3 तो आ जाएगा E3, इसकी वैल्यू आएगी -1.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों जब हम n = 4 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी E4, जिसकी वैल्यू आएगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बच्चों n = जब हम 5 रखेंगे तो हमारा E5 निकलेगा, जिसकी वैल्यू आएगी -0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरीके से। और बच्चों हम रखते जाएंगे, एक और है n = 6 रखेंगे तो बच्चों हमारा आएगा E6 और आएगा -0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे हमको डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की वैल्यू मिलती चली जाएगी, इसमें जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आ गया। आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिए बस। ठीक है, आता ये इस रास्ते से, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब बच्चों चलिए बात करते हैं आगे की और हम यहां से निकालते हैं कुछ कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन हम निकालते हैं बच्चों। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है कि ये हमारा हो गया कोई दूसरा ऑर्बिट। इस तरीके से देख लीजिए, ये हो गया हमारे पास दूसरा कोई ऑर्बिट हो गया। ये n = 1 था और n = ये सपोज करिए 4 है। ऐसे हमने सपोज कर लिया कि 4 है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे था और बच्चों ये नीचे आया इस तरीके से, तो बच्चों यहां से थोड़ी सी एनर्जी निकली और ये एनर्जी हमको मिली hν के फॉर्म में। ठीक है, तो बच्चों ये हाइयर एनर्जी लेवल है, ये लोअर एनर्जी लेवल है। हाइयर से लोअर में आएगा तो एनर्जी हमको मिलेगी। ये एनर्जी कितनी होगी बच्चों? ये होगी बच्चों हमारी E∆E, इसकी वैल्यू आएगी E4 - E1। ऐसे नोट कर लीजिए। अब ये हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं तो E4 देखिए क्या है, E4 ये है और E1 कितना है, E1 ये है। हम दोनों की वैल्यू नोट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो E4 आ गया माइनस, ठीक है 0.85 माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद फिर यहां माइनस है, फिर यहां लिखेंगे -13.6 ऐसे कर देंगे। और बच्चों इसको करेंगे -0.85 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 13.6। और बच्चों जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 6 से गया 25, ये आ रहा है 12.75, ये आ गया ΔE। इतनी एनर्जी का लिबरेशन यहां से होगा, एमिशन यहां से होगा। अब देखिए हमसे पूछा क्या जाता है, हमसे न्यूमेरिकल में जो बात पूछी जाती है वो सिर्फ ये पूछी जाती है कि जो यहां से हमको वेव मिल रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है। ठीक है, वेवलेंथ कितनी है, तो देखिए उसको हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको यहीं से दिखाता हूं। ये हमको मिलेगा hν के फॉर्म में, hν, और hν होता है हमारा hc/λ, तो बच्चों आ जाएगा 12.75 इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहां से जब हम लैम्डा निकालेंगे तो लैम्डा = आ जाएगा hc/12.75। ये बच्चों हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अभी हमने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा। इसमें वैल्यू जरूर आपको उटपटांग दिख रही है, लेकिन सबका शॉर्टकट है, वो मैं एक एक आपको बताता हूं। तो चलिए बच्चों इसको मैं नोट कर लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, ये हो गया। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, लैम्डा। अब लैम्डा हमको निकालना है एंगस्ट्रॉम में, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, h की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और ये होता है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 12.75 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इस तरीके से बच्चों हमको मिलेगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा मीटर में। ठीक है,
ये हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके। अब देखिए क्या होता है यहां पर, इसका एक शॉर्टकट है। आपको क्या करना है, HC की जगह लिख देंगे आप 12375 और बच्चों क्या होता है इसके नीचे आप लिखेंगे 12.75। जो भी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई वो सीधे सीधे लिखेंगे और बच्चों ये हमको डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में वैल्यू दे देगा। इसको नोट कर लीजिए, शॉर्टकट है, ठीक है। ये सब कैलकुलेट करके ये आता है, इस तरीके से ये हमको मिल जाएगा और यहां पर हम इसको निकाल देंगे, ठीक है। तो बच्चों हमको ये लैम्डा की वो वैल्यू मिली जो हमें तब मिलती है जब हमको एनर्जी लेवल का जो है एनर्जी डायरेक्ट पता है। अब बच्चों इसमें जो सेकंड केस बनता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों यहां पर वो बनता है कि हमको ये नहीं पता होता कि एनर्जी लेवल्स की जो है एनर्जी क्या है, सिर्फ हमको बता देता है कि तीसरे से दूसरे में आया या तीसरे से पहले में आया या कहीं से कहीं आया, मतलब एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में जो है आ रहा है। अब देखिए उस काम को कैसे करेंगे, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों देखिए हम इसको यहां पे इस तरीके से इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए हमें क्या करना है वो चीज हम आपको दोबारा बताने जा रहे हैं। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, सब मैं बिगाड़ रहा हूं और बहुत ध्यान से देखिएगा। यहीं से बच्चों स्पेक्ट्रम की पूरी सीरीज मिलती है, ठीक है। स्पेक्ट्रम की पूरी सीरीज मिलती है और इसी से क्वेश्चन हमारे जो है आते हैं। तो देखिए अब क्या होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए हर एक चीज को पेशेंस से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। देखिए क्या हुआ, ये एक हमारे पास न्यूक्लियस हो गया, ये एक ऑर्बिट हो गया और ये बच्चों एक दूसरा ऑर्बिट हो गया। बस इससे हमारा काम चल जाएगा। ये वाला जो ऑर्बिट है अंदर वाला ये है बच्चों N1 और ये वाला है N2। इलेक्ट्रॉन यहां था N2 में और नीचे आता है यहां पे इस तरीके से और हमको एनर्जी इस तरीके से यहां से मिलती है, इस तरीके से H न्यू के फॉर्म में। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम इसी फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे और बच्चों देखिए क्या है, ये हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम यानी Z इज इक्वल टू 1, ठीक है। Z इज इक्वल टू 1 इस तरीके से आप यहां पर इसको नोट कर लीजिए, ठीक। तो बच्चों इस फॉर्मूले में जब हम Z इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो यही फॉर्मूला हमारा देखिए कैसे हो जाएगा, En इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन h स्क्वायर इंटू 1 बाई n स्क्वायर। देखिए इस तरीके से हो गया। अब बच्चों इसी फॉर्मूले को हम N1 और N2 के लिए यहां पे लिखते हैं। तो देखिए क्या होगा, E N1 इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन h स्क्वायर और ये है N1 के लिए तो 1 अपॉन N1 स्क्वायर। देखिए इस तरीके से हो गया। और बच्चों फिर देखिए क्या होगा, En2 इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन h स्क्वायर 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये देखिए यहां पर हो गया। यहां पर एक बात आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर N1 इज इक्वल टू 1 है और N2 इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। अभी इतनी ही पिक्चर आप अपने माइंड में बनाइए, इसमें आगे कहानी और है वो मैं बताऊंगा। अब देखिए क्या हुआ, N2 से N1 में हमारा जो है इलेक्ट्रॉन आता है और हमको इमिटेड वेवलेंथ मिलती है। तो बच्चों यहां पर एक एनर्जी का गैप होगा या हमको डेल्टा E एनर्जी मिलेगी। वो बच्चों देखिए कितनी होगी, डेल्टा E इज इक्वल टू होगा E N2 माइनस E N1। देखिए क्या होगा, ये हायर एनर्जी लेवल है, ये लोअर एनर्जी लेवल है,
तो हायर में से हमारा लोअर घटेगा, तो देखिए हमको क्या मिलेगा। अब यहां से जो है असली कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां से जो मिल रहा है वो देखिए E(n2) क्या है हमारे पास 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन, ठीक है, अपॉन h स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन h स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर। इसको आप बहुत कायदे से देख लीजिए, सहूलियत बनाए रखिएगा। ये माइनस फॉर्मूले का है और ये बच्चों टर्म का है, इसको ब्रैकेट में मैं कर देता हूं। ठीक है, अब बच्चों यहां से हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं होता क्या है। इसमें किसी की भी वैल्यू को रख करके आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, हर एक चीज का शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट मैं आपको बता दूंगा। न्यूमेरिकल्स और सारे क्वेश्चंस आप बहुत आराम से लगा लोगे। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि क्या चीज कहां से आता है, क्योंकि अगर आप नीट और आईटी देने जा रहे हो तो क्वेश्चन कहीं से भी मार देंगे। पूरी बात आपको पता होगी तभी आप कुछ कर पाओगे। तो देखिए क्या हुआ, ये हुई डेल्टा ई। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, डेल्टा ई इज इक्वल टू, देखिए इसमें से जो कॉमन आ रहा है इसको कॉमन लेके हम बाहर निकाल लेंगे, बाकी चीजें अंदर रह जाएगी। तो जो कॉमन आएगा वो देखिए क्या आएगा 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन h स्क्वायर, इतना पार्ट कॉमन आ जाएगा। और बच्चों अंदर जो आएगा वो आएगा -1 बाई n2 स्क्वायर प्लस 1 बाई n1 स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। ये वाला माइनस हमने कॉमन नहीं लिया, इस तरीके से आ गया। बच्चों इसको थोड़ा और संभाल के लिखेंगे तो आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन h स्क्वायर, और यह आ जाएगा 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ये आ गया बच्चों डेल्टा ई। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए क्या होता है यहां पर, देखते जाइए, नोट करते जाइए। इसमें से एक क्वेश्चन मिलेगा, इसी क्वेश्चन को करवाने के लिए मैं ये डेरिवेशन आपको करवा रहा हूं। तो बच्चों जो एनर्जी होगी ये होगी बच्चों हमारे पास एच न्यू। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन h स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ऐसे हो गया बच्चों। इस न्यू की जगह हम इसको लिख सकते हैं c बाई लैम्डा, c बाई लैम्डा। इस तरीके से हो गया ये। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करते हैं, हमको निकालना होता है लैम्डा, तो बाकी सब चीजें हम इधर ले आते हैं। तो देखिए आ गया 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई m, ठीक है, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन h स्क्वायर। और बच्चों ये इधर मल्टीप्लाई से हो जाएगा तो हो जाएगा सी एच, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आएगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ऐसे हो गया बच्चों। जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, सिंपल था सी एच क्यूब, सी एच क्यूब। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो टर्म होता है, ये वाला जो टर्म होता है, इसको हम एक कांस्टेंट कहते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं r से। और ये बच्चों आ गया हमारे पास n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ऐसे, ठीक है, देख लीजिए बच्चों यहां पे। अब बच्चों देखिए ये जो r होता है, ये जो r होता है ये देखिए ये है 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन सी एच क्यूब। ठीक है, और बच्चों इसको हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, 1.0973 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स, ये इसकी वैल्यू होती है। इसको बोलते हैं बच्चों रिडबर्ग कांस्टेंट। इसको नोट कर लीजिए।
अब बच्चों कभी कभी जो है नीट और आईआईटी में ये क्वेश्चन आ जाता है कि रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। ज्यादा कुछ नहीं पूछते, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज शोज द करेक्ट वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, या बच्चों रिडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। बाकी ये सब आपको नहीं आता है तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि ये बच्चों हमको मिल गया रामबाण, ये फॉर्मूला जो है ये रामबाण हो गया। मैं इसको सबको बिगाड़ रहा हूं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक। अब हमको ये यहाँ पे मिल गया रामबाण, क्या मिल गया, रामबाण। अब देखिए हम करने क्या जा रहे हैं, ठीक। देखिए ये फॉर्मूला हमने लिखा 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। यानी बच्चों हम यदि लैम्डा निकालेंगे तो हमको इसका रिवर्स करना पड़ेगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1/r, और साथ में बच्चों ये वाला फैक्टर भी इसी के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको हम यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं, अभी हम आपको जादू दिखाएंगे, ये सब आप नोट कर लीजिए। और बच्चों अब हम इसी फार्मूले को पकड़ के हर स्टेज पे जो है वेवलेंथ निकाल देंगे जहां से भी आ रही है, ठीक है। तो अब बच्चों इस फिगर को मैं दोबारा बना रहा हूं और दिखाता हूं आपको एक शॉर्टकट वाला तरीका, ठीक है बच्चों। देखिए ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया बच्चों, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये हो गया हमारे पास फोर्थ ऑर्बिट। इस तरीके से हमने बच्चों 4 ऑर्बिट बना दिए, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, एक स्टेज में क्या हो रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां आ रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहां से जंप करके यहां पे आ रहा है, तीसरे में क्या हो रहा है यहां से जंप करके यहां पे आ रहा है। हमने रखा ये है n इजकल टू 1, ये है n इजकल टू 2, ये है n इजकल टू 3, और ये है बच्चों n इजकल टू 4, ठीक है। तो बच्चों यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा इस फार्मूले के लिए, यहां पर बच्चों n इजकल टू n1 जो है वो हमारा है 1, और बच्चों जो n2 है वो हमारा 2, 3, 4 ऐसे बढ़ता जाएगा, ज्यादा बना नहीं पाएंगे। तो बच्चों हमको इमिशन में 3 स्पेक्ट्रल लाइन फाइंड आउट हो रही, ये इस तरीके से हो रही है। अब बच्चों देखिए हमें निकालनी है, हमारे पास क्वेश्चन आया कि हमारे पास क्या होगी वेवलेंथ जब हमारा ये सेकंड से फर्स्ट में आता है, सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में आता है, तो हमारी क्या वेवलेंथ मिलेगी हमको। तो देखिए यहां पे करेंगे क्या, 1/λ इज इक्वल टू r 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। देखिए इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये हुआ r 1 माइनस 1/4, और बच्चों ये हो गया r, और ये आ गया 3/4, ये आ गया 1/λ, लैम्डा आ गया बच्चों 4/3 इंटू 1/r। देखिए उतना बड़ा जो हमने फार्मूला दिया था उसकी यहाँ पे कहीं जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे 1/r की वैल्यू होती है बच्चों 911 एंगस्ट्रॉम, डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में मैं आपको बता रहा हूं। अब बच्चों हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा लैम्डा इज इक्वल टू 4/3 इंटू 911 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए क्या होता है कि 3 से 911 नहीं कटेगा, तो हम इसको अपनी सहूलियत के हिसाब से थोड़ा गढ़ा बढ़ा लें, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम से कोई फर्क नहीं पड़ना। तो बच्चों हमने इसको कर लिया 912, ठीक है। तो इसको जब हम काटेंगे तो 304 यानी आ गया 4 इंटू 304, और बच्चों ये आ गया 4 चक्कू 16 और 12, यानी जो हमारा यहाँ पर लैम्डा आएगा वो आएगा 1216 एंगस्ट्रॉम। देखिए कितनी आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आपको कोई भी कैलकुलेशन ना प्लैंक कांस्टेंट की, ना जो है क्या कहते हैं C की, ना M की, ना K की, ना E की, कुछ भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट आपको रेडीमेड मिल गया। अब बच्चों ये पहला वेवलेंथ हो गया हमारा, ये अभी एग्जांपल चल रहा, अभी रियल प्रैक्टिस पे आएंगे, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहीं पे हम दोबारा करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या हुआ, इसको बिगाड़ रहे हैं इस तरीके से, इसको बिगाड़ रहे हैं, ठीक। अब देखिए क्या हुआ, अब हमारा जो है ये यहां से यहां आता है, मतलब थर्ड से फर्स्ट में आता है। तो लैम्डा इक्वल टू r 1, ये हो गया 1 और माइनस 1/2
थर्ड से स्क्वायर ऐसे करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा r 1 माइनस 1/9 और बच्चों इस तरीके से आ जाएगा r 8/9 और ये आ गया 1/λ यानी लैम्डा इक्वल टू 9/8 इंटू 1/r ये आ गया। देखिए इस तरीके से। अब बच्चों देखिए क्या हुआ 9/8 इंटू 911। अब देखिए 911 कटेगा नहीं 8 से, तो इसको कुछ ऐसा बना दो इससे कट जाए। ठीक है, तो देखिए कितना आ रहा 8 और 12, ये हमारा अगर इसको 912 कर दे तो कट जा रहा है, देखें शायद कट जाए। 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 8 चौक 32, देखिए कट गया। ठीक है, तो बच्चों आ गया 9 इंटू 114, ये आ गया 9 चौक 36, 9 3 12, 9 एकम 9, 1 10। ये देखिए इस तरीके से ये आ गया। ये इस तरीके से बच्चों इस वाले फॉर्मूले को इस तरीके से हम कस्टमाइज करके हम फाइनली बहुत आसानी से एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ निकाल सकते हैं जब हमारा इस तरीके से आएगा। अब बच्चों देखिए इसमें एक कहानी और होती है, तीसरा वाला आप निकाल लोगे, चौथा वाला भी आप निकाल लोगे। अब बच्चों इसमें कहानी एक और होती है, वो देखिए क्या होती है, मैं उसको बता दूं। सपोज करिए कि अब हमारा जो है देखिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से आकर के यहीं पे रुक जाता है। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट में, या यहां से आकर के यहां रुक जाता है। तो देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा N1 इक्वल टू हो जाएगा 2 और N2 हो जाएगा हमारा, दो वैल्यू मिल रही है 3 और 4, 3 and 4। अब देखिए बच्चों इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1/λ इक्वल टू r। N1 अब हमारा 2 हो गया, यानी इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस 1/3 रखेंगे तो 3 स्क्वायर। देखिए इस तरीके से हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो r ये आ गया 1/4 माइनस 1/9। इसका लेंगे एलसीएम तो r हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 हो गया। और बच्चों इधर हो जाएगा 9 माइनस 4 तो ये आ गया r 5/36, ये आ गया 1/λ। लैम्डा इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई हमारा ये आ गया 5, ये इंटू आ गया 1/r, 5/36 हाँ इंटू 1/r ये आ गया। अब बच्चों 1/r की वैल्यू होती है 36 डिवाइडेड बाई 5 इंटू ये हो गया 911, ये आ गया लैम्डा। अब बच्चों देखिए 5 से ये हमारा कटेगा नहीं तो हम इसको कर देते हैं 10, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, 10 कर दिया। आप देखिए इसको हम काटेंगे तो 5 1 जा 5 बचा 4, ये आ गया 8 और ये आ गया 2, यानी आ गया 36 इंटू 182। इस तरीके से ये बच्चों आ गया। अब इसकी बच्चों एक कोई वैल्यू आएगी, चलिए हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया 182 इंटू 36, 6 दूनी 12, 6 48, 49, 6 कम 6 4 10, 3 दूनी 6, 24 का 4 और 5, ये आ गया बच्चों 2 15 हजे लगा 1 5 और 6, तो बच्चों ये आ गया 6502 एंगस्ट्रॉम। इतना आ गया। देखिए कितनी आसानी से हम कैलकुलेट कर देंगे। हमको फाइनली आके यहाँ पे हल्का सा मल्टीप्लाई करना होगा और इतना तो आप कर ही लोगे। तो बच्चों इस तरीके से हम कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन निकाल सकते हैं, चाहे हमारा कहीं से इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाए। ठीक है, तो ये है बच्चों इसकी पूरी कहानी। अब बच्चों इसमें बनती है एक सीरीज। ठीक है, इसमें बनती है एक सीरीज। अब हम जो है उस सीरीज के ऊपर आते हैं और बच्चों बहुत इजी है, यहां तक अब आपको बात समझ में आ चुकी है, बहुत इजी है। उसी का यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसी का यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब तक बच्चों हमने आपको जो बना करके यहाँ पे दिया है वो जो है हमने एक बनाया, हमने क्या बनाया, एक न्यूक्लियस बनाया और न्यूक्लियस के बाद उसमें ऑर्बिट बनाए और ऑर्बिट हमारा 1 2 3 4 इस तरीके से हो रहा था। अब बच्चों हम ऑर्बिट को बनाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में देखिए किस तरीके से हम बनाते हैं।
ये बच्चों हमारा हो गया n इक्वल टू 1, ठीक है। ये बच्चों देखिए हमारा हो गया n इक्वल टू 2, ठीक है, ये हो गया n इक्वल टू 2। ये बच्चों हो गया हमारा n इक्वल टू 3, और बच्चों ये हो गया हमारा n इक्वल टू 4। बच्चों ये हो गया हमारे पास n इक्वल टू 5। इस तरीके से देखिए ये हमारे पास हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप। अब बच्चों ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। देखिए क्या हुआ कि एक बार इलेक्ट्रॉन हमारा यहां से यहां आता है नीचे, इस तरीके से, मतलब n इक्वल टू 2 से 1 में, और बच्चों फिर आता है हमारे पास इस तरीके से, फिर बच्चों हमारे पास इस तरीके से आता है, फिर बच्चों इस तरीके से हमारे पास इस तरीके से आता है, और बच्चों एक हम यहां लास्ट में इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है, इसको लिखते हैं n इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है, n इक्वल टू इंफिनिटी। तो बच्चों ये देखिए हमारे पास इंफिनिटी से आता है सीधे ग्राउंड स्टेट में, ठीक, इस तरीके से आता है। ये सारी की सारी जो है हमारी जो है डायरेक्टली यहां से यहां पे आ रही है, और हमको 1 2 3 4 जितने जहां से भी आ रही है उतनी स्पेक्ट्रल लाइन हमको यहां से मिल रही है, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब बच्चों देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बच्चों यही कहानी यहां पे होती है कि 3 से 2 में आता है, 4 से बच्चों आता है हमारे पास 2 में, 5 से आता है 2 में, और डिफरेंट लाइन्स के बाद बच्चों और भी आता है, और भी है 3, और लास्ट में हमारा इस तरीके से ये आता है, ठीक है। बच्चों देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर हमारे पास ऐसे आया, फिर ऐसे आया, और बच्चों बीच में और आया, और लास्ट में बच्चों हमारे पास इस तरीके से आया, और लास्ट में देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास एक ऐसे आया, और बच्चों यहां पर ऐसे आया, ठीक, और बच्चों फिर यहां पर इस तरीके से आता रहा, ठीक है। बीच में हम और ढेर सारी लाइन बना सकते हैं, n इक्वल टू 6 4 5 6 7 8 9 के लिए भी बनते जाएंगे, तो हमारी उतनी जो है स्पेक्ट्रल लाइन्स हमको मिलेगी, और लास्ट वाली n इक्वल टू इंफिनिटी के लिए होती है, ठीक है बच्चों। तो इतनी स्पेक्ट्रल लाइन हमको मिलती है हाइड्रोजन एटम के लिए या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। बच्चों स्पेशली हमारे पास लाइमन सीरीज हाइड्रोजन एटम के लिए है, और बच्चों यहां पर हर एक स्टेज के लिए स्पेशली नाम दिया गया है, ठीक है, स्पेशली नाम दिया गया है। यहां पर देखिए इसको बोलते हैं हम लाइमन सीरीज, क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। जो सेकंड वाले में आके रुकता है उसको बोलते हैं हम बाल्मेर सीरीज, ठीक है। ये बच्चों हमारा कहलाता है पास्चन, ठीक है, पास्चन सीरीज, पास्चन सीरीज, और बच्चों ये हमारा कहलाता है ब्रैकेट, ठीक है, सीरीज, और ये हमारा लास्ट वाला कहलाता है फुंड सीरीज, ठीक है, फुंड सीरीज n इक्वल टू 5 के लिए। इसके बाद और भी सीरीज है, लेकिन इसके इतना में आपका काम चल जाएगा। मतलब यदि इलेक्ट्रॉन हमारा हाइयर एनर्जी लेवल जो कि हमारी 2 से इंफिनिटी तक होती है, वहां से नीचे यदि ग्राउंड स्टेट में आता है, तो जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइन फाइंड आउट होती है अलग अलग वेवलेंथ की, वो बच्चों हमारी लाइमन सीरीज में आती है। और यदि इलेक्ट्रॉन हमारा हाइयर एनर्जी स्टेट से सीधे आता है सेकंड में, तो जो भी स्पेक्ट्रल लाइन हमें मिलती है वो हमारी सब बाल्मर सीरीज में आती है। बच्चों उसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन हमारा हाइयर एनर्जी लेवल से सीधे थर्ड में आता है, तो बच्चों जो हमको मिलता है वो पास्चन में आते हैं, पास्चन सीरीज में आती है। और बच्चों इसी तरीके से हाइयर एनर्जी लेवल से डायरेक्ट अगर 4 में आता है तो ब्रैकेट सीरीज कहलाती है, और लास्ट में बच्चों फुंड सीरीज कहलाती है। इसका नाम याद रख लीजिए, यही पे बच्चों कंफ्यूजन होता है। मेरे ख्याल से आपको जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बच्चों कुछ चीजें हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहां एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है, वो ये है कि लाइमन सीरीज में जितनी भी वेवलेंथ आती है, इसको नोट कर लीजिए, इसका क्वेश्चन आता है नीट आईआईटी में, सीबीएसई के भी एग्जाम में आ सकता है। देखो लाइमन सीरीज हमने लिखा, लाइमन सीरीज
इसमें जो वेवलेंथ आती है बच्चों वो हमारी अल्ट्रावायलेट जो है रेडिएशन की, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वेवलेंथ होती है सारी की सारी। इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। दूसरा सीरीज है हमारा बालमेर सीरीज। बालमेर सीरीज, इस सीरीज में जो भी वेवलेंथ आती है वो बच्चों हमारी विजिबल रेंज में आती है, विजिबल रेंज में आती है। उसके बाद बच्चों जो हमारा आता है पास्चन सीरीज, ठीक है पास्चन सीरीज आता है। इसमें जितनी भी वेवलेंथ आती है बच्चों वो बच्चों आती है हमारी लोअर इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन की हमारी जो है वो वेवलेंथ होती है। अब ये कितनी होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में जाकर आप देख लीजिएगा। अब बच्चों देखिए उसके बाद आता है हमारा पास्चन के बाद आता है ब्रैकेट, ठीक है ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में जितनी भी वेवलेंथ आती है बच्चों वो हमारी आती है इंफ्रारेड रीजन की, ठीक है। और बच्चों उसके बाद आता है हमारे पास फुंड सीरीज, ठीक है फुंड सीरीज। और फुंड सीरीज में जितनी भी वेवलेंथ आती है वो बच्चों आती है हमारे पास हायर इंफ्रारेड रीजन की, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये भी हमारे पास एज ए एमसीक्यूज में आ सकता है कि किस सीरीज की वेवलेंथ हमारी किस रीजन में आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इसको यहां पर नोट कर लीजिए। अब बच्चों यहां पर एक बात और है उसको देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए और कैलकुलेट भी कीजिएगा। हम सिर्फ 2 वेवलेंथ आपको निकाल के दिखाएंगे और बाकी को आप इस पे अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए बच्चों क्या हुआ, लाइमन सीरीज के लिए हम निकाल के आपको दिखा रहे हैं। तो लाइमन सीरीज की वेवलेंथ केस क्या होगा 1/λ = r 1/n1 - 1/n2 का स्क्वायर, ऐसे होगा बच्चों। यहां पर बच्चों इस वाली लाइन के लिए क्या हुआ n1 = 1 और n2 = 2 होगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम इसकी वैल्यू रख रहे हैं 1/λ = r 1/1² - 1/2²। और बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा r = 3/4 और बच्चों आ जाएगा 1/λ। और बच्चों यहां से लैम्डा जब हम निकालेंगे तो आ जाएगा 4/3 × r, ठीक है मैंने सॉरी r नहीं आएगा 4/3 × 1/r। अब बच्चों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 1/r की वैल्यू होती है वो होती है 911 एंगस्ट्रॉम। इसको कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए आप 912 कर लीजिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों ये जगह 4 × ठीक है 304, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1216 एंगस्ट्रॉम। ये बच्चों हमारी जो ये पहली लाइन है इसका एंगस्ट्रॉम मतलब इसकी वेवलेंथ हो गई वो गया 1216 एंगस्ट्रॉम, ऐसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब बच्चों हम जो है क्या करते हैं वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं, वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं लास्ट वाली लाइन के लिए। पहली कर दी लास्ट कर दी, देखिए क्या कंक्लूजन निकल के आता है। तो बच्चों जब लास्ट के लिए करेंगे तो n1 हो जाएगा हमारा 1 और n2 हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी, ठीक है। हमने इसको यहां पे लिखा 1/λ = r 1/1² - 1/∞², ये हो गया। तो बच्चों ये आ गया 1/λ = r यानी λ = 1/r यानी λ = हो गया 911 एंगस्ट्रॉम। देखिए बच्चों कितनी भयंकर इक्वेशन बनी थी और कितने आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बच्चों लास्ट वाले के लिए आ गया हमारा वेवलेंथ 911 एंगस्ट्रॉम। अब बच्चों यहां पर देखिए एक ट्रेंड हम आपको दिखाना चाह रहे थे। ट्रेंड ये दिखाना चाह रहे थे बच्चों पहली लाइन जो होती है उसका जो वेवलेंथ होता है वो ज्यादा होता है, लास्ट वाली जो होती है उसका वेवलेंथ एक सीरीज में सबसे कम होता है और बाकी लाइनें यहां बीच में आती रहती है, ठीक है बच्चों। बाकी लाइनें यहां बीच में आती हैं, इनके बीच में सारी की सारी लाइनें आ जाती हैं। तो इस बात को यहां पे ध्यान रखिएगा, यही ट्रेंड इसमें लगता है, यही ट्रेंड इसमें लगता है, यही ट्रेंड इसमें लगता है, यही ट्रेंड इसमें लगता है। अब मान लीजिए यहां पे आपसे कहता है कि जो है लाइमन सीरीज की
तीसरी वाली लाइन की वेवलेंथ हमको निकाल के दिखाइए। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। या मान लीजिए यहां पे आ गया कि हमारा पास्टन सीरीज की तीसरी वाली लाइन की जो है वेवलेंथ हमको निकाल के दिखाइए। चलिए यही ले लेते हैं, पहले नहीं लास्ट नहीं, यहां पे ऐसे कह दिया। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नोट करिए। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन इन पास्टन सीरीज। ऐसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया, कुछ नहीं दिया गया आपको, ठीक है बच्चों, कुछ नहीं दिया, आपसे पूछ लिया गया। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको लगते हैं कठिन, देखिए कंसेप्ट के साथ चलेंगे तो कुछ नहीं। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए, 1/λ इक्वल टू R 1/N1² माइनस 1/N2²। ठीक है, ये आ गया। तो बच्चों देखिए क्या होगा, 1/λ इक्वल टू R। N1 देखिए क्या होगा, N1 होगा हमारा पास्टन के लिए कितना है, 3। आ कहां से रहा है, ऊपर से। तो बच्चों ये हो गया हमारा 3। N2 क्या होगा बच्चों, थर्ड लाइन है, तो पहली लाइन हमारी 4 से आएगी, दूसरी आएगी हमारी 5 से, और तीसरी आएगी 6 से। तो N2 हो गया 6। अब जो लाइन हो उसमें जोड़ दीजिए, यानी 3 + 3 कर दीजिए तो 6 आ गया। इसको हम यहां रखेंगे तो 1/3² माइनस 1/6² यहां पे हमने ऐसे लिख दिया। और बच्चों अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1/λ इक्वल टू R 1/9 माइनस 1/36 ऐसे आ गया। और बच्चों यहां पे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा R इक्वल टू, जो हम इसको यहां पे लेंगे तो ये आ जाएगा 36 हो गया इसका एलसीएम, और ये हो गया 4 - 1। और बच्चों ये आ गया R की बजाय 3/6, ये आ गया 1/12 ऐसे, ये आ गया 1/λ, और लैम्डा की वैल्यू आ गई 12 इंटू 1/R, और ये आ गया 12 इंटू 911। इसको कैलकुलेट करिए, 12 × 1 = 12, 12 × 1 = 12, 1 = 13, 12 × 9 = 108 और 109। इतना एंगस्ट्रॉम देखिए हमारे पास लैम्डा आ गया। ठीक है, इतना एंगस्ट्रॉम आ गया लैम्डा थर्ड लाइन की। फोर्थ की हो उसी तरीके से किसी भी सीरीज की, आपको सीरीज में पता होना चाहिए कि N1 हमारा क्या है, आप इसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो कुछ भी किताबों में दिया हुआ है उससे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है और बच्चों गलतियां होने की संभावना रहती है। मैंने इस चैप्टर का पूरा आपको अभी तक जो है एक्सप्लेन किया, पूरा कंसेप्ट और शॉर्टकट्स बता दिए। इसके ऊपर सैकड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं, सैकड़ों, और बने हुए भी हैं। आप सारे अप्लाई करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और तब बच्चों आप इसका कोई भी सवाल उठा के तोड़ दोगे। अब बच्चों इसमें जो है एक लास्ट कंसेप्ट बचा हुआ है, वो सुन लीजिए। उस पे भी हमारा न्यूमेरिकल आता है और बड़े कॉम्पिटिशन्स में आता है, उसको सुन लीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए क्या होता है कि हमने यहां पर जो है वेवलेंथ की, जो हमारी वेव की जो वेवलेंथ है वो डायरेक्ट निकाला कि हमारा जैसे लाइमन सीरीज में डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है, गिर रहा है किसी भी एनर्जी लेवल से। लेकिन बच्चों एक क्वेश्चन आता है, वो आता है हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन्स आर possible when an electron jumps from higher energy level to lower energy level। ये इस तरीके से बच्चों होता है। और बच्चों यहां पे कंफ्यूजन बहुत होता है, मैं कंफ्यूजन आपको बताता हूं कि क्या होता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपने पढ़ा, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि इलेक्ट्रॉन हमारा n = 4 से n = 1 में आ रहा है, तो आप क्या करोगे, देखिए आप करोगे 1 2 3 4,
ये हो गया n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। यहां पर ऐसे बन गया बच्चों, और n इक्वल टू 5। ठीक है, तो बच्चों आपसे पूछा गया ये, तो आप कहोगे कुछ नहीं, यहां से आएगा तो एक ये बन जाएगा और क्या। ठीक है बच्चों, और आपका आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटीज होती है। पॉसिबिलिटीज कैसे बनती है बच्चों? एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये डायरेक्ट आ गया। ठीक है, अब बच्चों इसने क्या किया कि यहां से सीधे ना आकर के पहले यहां के रुका, फिर बच्चों यहां से यहां आया। तो देखिए हमको इस केस में तो एक मिल रहा था, और फिर बच्चों यहां पर 2 लाइनें की पॉसिबिलिटीज और हो गई। होगा क्या हमें नहीं पता, पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबल वे पॉसिबिलिटीज है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। अब बच्चों एक और पॉसिबिलिटी होती है कि ये हमारा यहां पे आया। ठीक है बच्चों, और फिर जो है यहां से यहां आया, या यहां से डायरेक्ट यहां आ गया। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब बच्चों यहां से यहां आएगा तो हमको यही लाइन मिलेगी, इसलिए ये एक ही बार रिपीट होगा। तो बच्चों इतनी पॉसिबिलिटीज है। अब बच्चों यही काम यदि हम n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 1 में करें, या n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 2 में करें, तो इस तरीके की बहुत ढेर सारी स्पेक्ट्रल लाइंस हमको मिलेगी। अब हम इसको काउंट कैसे करेंगे? तो बच्चों इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है, इसका एक फॉर्मूला है बच्चों, सिंपल सा। जैसे यहां लिखा है n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 1। तो बच्चों यहां पर देखिए इसको n2 माना जाता है, इसको n1 माना जाता है। तो इसका फार्मूला होता है, नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस आर, ठीक है, कैपिटल N लिख दीजिए इस तरीके से। ये होगा बच्चों n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अब बच्चों n2 और n1 की कोई भी वैल्यू हो, आपके पास सिंपल सा लाइंस का नंबर आ जाएगा। जैसे सबसे 4 और 1 ले लें, तो 4 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों क्या हुआ, 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, ये गया कट, तो आ गया हमारे पास 6। तो 6 नंबर ऑफ लाइंस हमको मिलेगी। अब देखिए यहां काउंट करिए, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1, तो क्या हुआ 1 2 3 4 5 6। अब मान लीजिए आपसे पूछ ले कि n इक्वल टू 7 यानी n2 इक्वल टू 7 से n1 इक्वल टू 2 में जा रहा है। तो बच्चों ऐसे बना करके गिनोगे तो आपका पेपर में टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, यहां पे लिखिए n इक्वल टू 7 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों ये हो गया 5, और ये हो गया बच्चों हमारे पास सिंपल सा 6 डिवाइडेड बाई 2, इसको काटा आया 3। तो बच्चों 15 स्पेक्ट्रल लाइंस हमको मिलेंगी। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन आता है, और बड़े बड़े एग्जाम में आता है, बच्चे खूब गलती करते हैं। ठीक बच्चों, तो ये बच्चों हमारा जो आपके सिलेबस के हिसाब से जो भी कंसेप्ट था स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन लाइक एटम की बात कर लें, वो हमारा रह गया। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम में मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि हमारा जेड जो है वो जो है चेंज हो जाता है, बाकी सब कुछ वैसे ही रहता है, बस केवल जेड चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है यहां पे हाइड्रोजन लाइक एटम, मैं आपको रिपीट करवा देता हूं। हाइड्रोजन लाइक एटम वो एटम होते हैं, इसको नोट करिए, हाइड्रोजन लाइक एटम, जिसमें जो है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ऐसे सारे जो है एटम हाइड्रोजन लाइक एटम होंगे। जैसे हमारे पास होता है He प्लस, लिथियम प्लस प्लस और बेरिलियम प्लस प्लस प्लस। इसमें बच्चों जेड की वैल्यू 2 होती है, इसमें जेड की वैल्यू 3 होती है, इसमें जेड की वैल्यू 4 होती है। हमारे पास जो लैम्डा का फॉर्मूला था 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर, बच्चों जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, ये था बच्चों
यहां पर बच्चों जब हमने Z की वैल्यू 1 रख दी थी तो फार्मूला हमको मिला था, ये हाइड्रोजन के लिए था। बच्चों इस बार क्या होगा, हम Z को इंक्लूड करके चलेंगे। अब बच्चों ये देख लेंगे कि हमारे पास एटम ये है या ये है, उसी हिसाब से बच्चों हम Z की वैल्यू रखेंगे। तो बच्चों हमको हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बच्चों हमको मिलने लगेगी वेवलेंथ। इतनी ही कहानी है। और बच्चों ये जो है कंफ्यूज करता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए तो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं काफी ढेर सारी, और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं या इतना समय नहीं होता। तो क्वेश्चन को पढ़िएगा, ये देख लीजिएगा कि उसमें हाइड्रोजन एटम लिखा है या कोई हाइड्रोजन लाइक एटम दे रखा है। बस इतना रिकॉग्नाइज करके यहां Z की वैल्यू रख दीजिएगा, फिर आपका आंसर सही आएगा। और IIT वाले खासतौर से काम करेंगे, आपको घुमाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां तक आकर के आपके सिलेबस के हिसाब से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन लाइक एटम का स्पेक्ट्रम जो है वो कंप्लीट होता है। बताने के लिए इसमें भी बहुत कुछ है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस अच्छी खासी करिएगा, और जो एक्सरसाइज में आपके न्यूमेरिकल्स दिए हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिए हैं उसको सॉल्व जरूर करिएगा। आपसे कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में ना छूटेगा ना गलत होगा। ठीक है बच्चों, तो इसी वीडियो के साथ जो है ये एटम्स का चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है बच्चों। अब बच्चों हम मिलेंगे अगले चैप्टर में न्यूक्लियाई के कंसेप्ट के साथ। तो बच्चे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।